तो गाइस, क्या आपने कभी गलती से किसी गरम स्टोव को टच किया है? इंस्टेंट बर्न लगता है बिना किसी एक्सेप्शन के, राइट? लेकिन क्या आपको पता है यही एग्जैक्ट सेम लॉजिक एचआर मैनेजमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन में से एक है। वेलकम टू टुडेस आईबीपीएस एसओ एचआर ऑफिसर्स मॉक टेस्ट। आईबीपीएस एसओ का जो प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन है, सिर्फ आपकी मेमोरी टेस्ट नहीं करता, ये आपके फाइनल सिलेक्शन को भी डिसाइड करता है। आज हम 50 हाई यील्ड एमसीक्यूज डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से एक है डगलस मैकग्रेगर का फेमस हॉट स्टोव रूल भी शामिल है, ताकि आप जो 29 अगस्त का एग्जाम है उसके लिए 100% रेडी हो सके। तो दोस्तों, अपना पेन पेपर रेडी रख लीजिए और शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो अंत तक देखना। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं। 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। पेन पेपर ले लीजिए, अपना स्कोर नोट करते रहिए और वीडियो को एंड में कमेंट्स में अपना स्कोर जरूर कमेंट्स में बताइएगा। जो आपका स्कोर है वो हम एम करेंगे 40 प्लस क्वेश्चंस। 50 में से अगर हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और रिवीजन आपका यहां से भी हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज? निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन प्रबंधन का प्रबंधकीय कार्य नहीं है? हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, जॉब एनरिचमेंट या डायरेक्टिंग। तो मैं आपको 2-3 सेकंड दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसमें, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन तो है नहीं। आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता, ठीक है ना। तो पहला देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब है डी, जॉब एनरिचमेंट। जो है ये जो है एचआरएम का जो मैनेजरल फंक्शन नहीं है। बाकी के सारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये जो है मैनेजरल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जॉब एनरिचमेंट जो होता है वो ऑपरेटिव फंक्शन होता है, जॉब डिजाइन टेक्निक। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1946, 47, 48, 52 या 1936? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 1947 भी। तो देखो, प्री में आसान ही पूछते हैं जनरली, मेंस में थोड़ा लेवल हाई होता है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले प्री का ही हम देख रहे हैं, तो इसलिए इजी क्वेश्चंस भी रखेंगे, मॉडरेट भी और डिफिकल्ट भी। और जो जनरली पूछे जाते हैं पीवाईक्यूज के बेसिस पे ही ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। तो अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ए यंग पर्सन मींस, ठीक है। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत युवा व्यक्ति का अर्थ क्या है? चाइल्ड और एन अडोलसेंट, एडल्ट, एनी एम्प्लॉय बिलो 30 इयर्स, ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 14 इयर्स ऑफ एज, और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ए, चाइल्ड और एडोलसेंट जो है इसका सही जवाब है। अंडर सेक्शन 2A ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ए यंग पर्सन इज ऑफिशियली डिफाइंड टू मीन ईदर अ चाइल्ड और एडोलसेंट, ठीक है। तो युवा व्यक्ति को आधिकारिक तौर पे एक बच्चा या किशोर के रूप में परिभाषित किया गया है इस एक्ट के अंदर, सेक्शन 2A में, ठीक है। तो सेक्शन इतना यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स में, मेंस में सेक्शन भी पूछ सकते हैं। What is the process of estimating the quantity and quality of people required to meet future need of the organization? संगठन की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक लोगों की मात्रा को और गुणवत्ता का अनुमान लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई फोरकास्टिंग, एनवायरमेंट स्कैनिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या जॉब एनालिसिस? तो ये बहुत ही आसान सा है। फिर से इसका सही जवाब है डी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक प्लानिंग अहेड टू अचीव ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, जो कि है एम्प्लॉइज, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था ये। विच टेस्ट इज यूज टू मेजर इस कैंडिडेट पोटेंशियल टू लर्न अ न्यू स्किल? उम्मीदवार के नए कौशल सीखने की क्षमता को माप के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट या डिक्सटेरिटी टेस्ट? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो एप्टीट्यूड डिटरमिन्स द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू एक्वायर विद प्रॉपर ट्रेनिंग सम स्पेसिफिक स्किल सेट्स और नॉलेज इन फ्यूचर। जो आपका होता भी है तभी तो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, कि वो आप सीख सकते हो कि नहीं, वो उससे पता चलता है, ठीक है। दोस्तों, मेरे को थोड़ी खांसी है तो थोड़ा माफ करना मेरे को उसके लिए।
थोड़ा बियर कर लो इस वीडियो में। इन context ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल व्हाट डज बार स्टैंड फॉर? प्रदर्शन मूल्यांकन के संदर्भ में बार्स का क्या अर्थ होता है? तो ये फुल फॉर्म बार्स की इनमें से क्या है? सारे ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो दोस्तों ये भी इजी सा है, इसका आंसर है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स होते हैं, ये हम परफॉर्मेंस अप्रेजल में यूज करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। इट इज अ परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड दैट कंबाइन एलिमेंट ऑफ ट्रेडिशनल रेटिंग स्केल्स एंड क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड्स फॉर बेटर एक्यूरेसी। ठीक है। विच थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो नोन एज टू फैक्टर थ्योरी? प्रेरणा के किस सिद्धांत को दो कारक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है? मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, मैकग्रेगर एक्स वाई थ्योरी, हर्सबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, ब्रूम एक्सपेक्टेंशन थ्योरी, एल्डफर ईआरजी थ्योरी। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये बनते हैं इनमें से काफी सारे क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी, हर्सबर्ग्स मोटिवेशन एंड हाइजीन थ्योरी। तो मोटिवेशन और हाइजीन दो फैक्टर्स को कंसीडर करता है, जो कि सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर्स को इसमें दिया गया है हर्सबर्ग मोटिवेशन थ्योरी में। ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ाते हैं और कुछ डिससेटिस्फैक्शन बढ़ाते हैं, तो दो तरीके के ये इसमें बताए गए हैं थ्योरी, तो टू फैक्टर थ्योरी भी इसको कहा जाता है। ठीक। व्हाट इज हेलो इफेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरव्यू? साक्षात्कार के संदर्भ में हेलो प्रभाव क्या है? हेलो इफेक्ट क्या होता है? ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं, इसमें से आपका आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों इसका भी सही जवाब है बी, जजिंग बेस्ड ऑन ए सिंगल पॉजिटिव। एक पॉजिटिव अगर आपके अंदर कोई ट्रेट है, ठीक है, तो उससे आपको ओवरऑल जज करा जाता है सिर्फ एक पॉजिटिव ट्रेट की वजह से, बाकी जो नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रेट्स हैं उनको ओवरलुक किया जाता है। तो एक स्पेसिफिक ट्रेट की वजह से जो आपका इंप्रेशन होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, उसको हेलो इफेक्ट कहते हैं। हेलो होता है ना, जो भगवान की फोटो के पीछे आपने देखी होगी, वो बड़ी सी सूरज की रोशनी पीछे आ रही है, तो उसको हेलो बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही एक कोई क्वालिटी आपकी जो हाईलाइट हो जाए, उसकी वजह से आपका पॉजिटिव इंप्रेशन बन जाता है। ठीक है। अगला देख लेते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम बोनस पेबल अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965? बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत देय अधिकतम बोनस क्या है? 8.33 ऑफ सैलरी, 10%, 15%, 20, 25%। तो इसमें कैलकुलेशन नहीं आएगी, ठीक है, सिर्फ वो मेंस में ही आती होगी कैलकुलेशन, अभी इसमें नहीं आएगी। इसमें आपको सिर्फ परसेंटेज पूछी गई है, कई बार कैलकुलेशन एपीएससी के पेपर में भी पूछी गई है, तो इसलिए हम मेंस में पढ़ेंगे वो, अभी नहीं। ठीक है। तो इसका सही जवाब है 20% ऑफ द सैलरी मैक्सिमम बोनस पेबल है। ठीक है, डी सही इसका ऑप्शन। वेज और सैलरी का 20% ड्यूरिंग द ईयर। जॉब एवेल्यूएशन इज प्राइमरी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? कार्य मूल्यांकन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डिटर्मिनिंग रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब्स, इवेल्युएटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय टर्नओवर, या रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल लूप। जॉब इवेल्युएशन का मतलब क्या है, ये पूछा गया है इसमें से। ठीक है। तो इवेल्युएशन क्या होता है? अलग अलग जॉब्स के वर्थ हम उनका डिटरमिन करते हैं, तो इसका सही आंसर है बी। तो उनका रिलेटिव वर्थ हम डिटरमिन करते हैं, जिससे कि हम उसको पे स्ट्रक्चर में लगा सके कि किसको जॉब को कितनी पे मिलनी चाहिए। तो जॉब्स को इवेल्युएट करते हैं, उनको ऑर्डर में लगाते हैं, उसको बोलते हैं जॉब इवेल्युएशन। तो डिटर्मिनिंग द रिलेटिव वेल्थ ऑफ जॉब, इसका सही आंसर है बी। Under Payment of Gratuity Act 1972, what is the maximum amount of gratuity payable to the employee? ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत किसी कर्मचारी को देय ग्रेचुटी की अधिकतम राशि कितनी है? 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, या नो लिमिट? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 20 लाख मैक्सिमम ग्रेचुटी मिल सकती है। ठीक है, इसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया था 2018 में। ठीक है, ये याद रख लेना, चेंज हुआ है क्योंकि। The process of systematically identifying, assessing and developing organizational leadership to enhance performance is called। प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए संगठनात्मक नेतृत्व को व्यक्ति वास्तविक रूप से पहचानने, आंकने और विकसित करने की प्रक्रिया का क्या कहा जाता है? जॉब एनालिसिस, कैरियर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग, या टैलेंट एक्विजिशन? बहुत ही सिंपल सा है ये भी, थोड़ा सोचो। तो इसका आंसर है सी, सक्सेशन प्लानिंग। उत्तराधिकारी की योजना बनाते हैं हम, प्लानिंग करते हैं कि आगे जो हायर लेवल की लीडरशिप है उसमें हम नीचे से जो लोग लाएंगे वो उनको कैसे ट्रेन करना है, उनको कैसे ग्रूम करना है, जो वो हायर रोल्स को
ले सके, ठीक है। तो पैसिंग ऑन द लीडरशिप रोल्स टू वन और मोर अदर एम्प्लॉयज टू इंश्योर बिजनेस कंटिन्यू करता रहे, आराम से रन करता है, ठीक है। तो हिंदी में यार थोड़ा सा मैं वीक हूँ, अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए मैं अभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मैनेजरल गिल्ड डेवलप्ड बाय ब्लेक एंड न्यूटन, ए 9-9 स्टाइल लीडरशिप स्टाइल रिप्रेजेंट्स, 9 और 9 वो बॉक्स बनाते ना वैसे, ठीक है ना, 9 बाय 9, 9 यहाँ 9 यहाँ, तो 0 9 0 9, तो इसमें जो 9 9 वाला ये वाला जो ग्रिड है, इसमें ऐसे बनते हैं ग्रिड्स, ठीक है ना, ऐसे 9 ऐसे 9। तो जो 9 वाला ग्रिड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इसमें पूछ रहा है। इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट, अथॉरिटी कंप्लायंस, कंट्री क्लब मैनेजमेंट, मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट या टीम मैनेजमेंट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपने ये पढ़ा है ग्रिड तभी आपको ये आएगा। तो इसका सही जवाब है टीम मैनेजमेंट, ई जो है टीम मैनेजमेंट। अगर इस ग्रिड को देख लेना, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इस वाले कॉर्नर को क्या कहते हैं, कॉर्नर्स पढ़ लो और सेंटर वाला पढ़ लो क्या कहते हैं, तो 5 आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। 81 नहीं याद करने हैं आपको, ठीक है। हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, हाई कंसर्न फॉर पीपल, रिलाइज हेविली ऑन ओल्ड, मेकिंग एम्प्लॉयज फील आर कंस्ट्रक्टिव पार्ट्स ऑफ द कंपनी। टीम मैनेजमेंट इसका सही उत्तर है। A performance appraisal error where manager rates an employee low on all traits because one negative trait is called। अब ये उल्टा है हेलो इफेक्ट का, तो हेलो इफेक्ट तो नहीं हो सकता इसका आंसर, ठीक है ना। तो एक नेगेटिव ट्रेट की वजह से उसको नेगेटिव कर देना, उसको रिजेक्ट कर देना समझ लो, तो उसको क्या कहते हैं? हॉर्न इफेक्ट, सेंट्रल टेंडेंसी, लीनियंसी एरर और रीसेंसी इफेक्ट। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा हेलो नहीं हो सकता, इसका आंसर है हॉर्न इफेक्ट, ठीक है। तो हॉर्न इफेक्ट इज एन कॉग्निटिव बायस दैट कॉजेस वन परसेप्शन ऑफ अनदर टू बी अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सिंगल नेगेटिव ट्रेट। एक सिंगल नेगेटिव ट्रेट की वजह से, वो रोज लेट आते हैं ऑफिस, उसकी वजह से हम उसके सारे काम को नेगेटिव ही डिक्लेयर कर देंगे, तो उसको कहा जाता है हॉर्न इफेक्ट, ठीक। टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ अ वर्क प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सस्पेंशन ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयर इज नोन एज, ठीक है। तो रोजगार के स्थान को अस्थायी रूप से बंद करने या काम का निलंबन क्या कहलाता है? स्ट्राइक, ले ऑफ, लॉकआउट, रिटेंचमेंट, क्लोजर। इन सब की ना डेफिनेशन देख लेना एक बारी, नहीं देखी तो मेरी एपीएफसी की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की एक वीडियो है, प्लेलिस्ट में एपीएफसी में जाओगे आप, तो उसमें आपको मिल जाएगी, उसके अंदर आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो वो देख सकते हो आप उसमें, अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो। एचआर की पूरी एक उसमें वीडियो है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी, लॉकआउट, तालाबंदी इसको कहा जाता है। लॉकआउट इज अ टेम्परेरी वर्क स्टॉपेज और डिनायल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटेड बाय मैनेजमेंट कंपनी ड्यूरिंग द लेबर डिस्प्यूट, ठीक है। अगला देखते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? भारत का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1936, 47, 48, 52 या 76? इसका सही जवाब है दोस्तों सी, 1948 सेट्स द मिनिमम वेज रेट्स दैट मस्ट बी पेड टू स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर इन इंडिया। तो मिनिमम वेज रेट, ठीक है। पेमेंट प्लान दैट रिवॉर्ड्स एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडिविजुअल आउटपुट और प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड। एक भुगतान की योजना जो कर्मचारी को उनके व्यक्तिगत उत्पादन और उत्पादकता के आधार पर पुरस्कृत करता है, उसे क्या कहते हैं? टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, गेन शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग या प्लेसमेंट। तो ये यार बहुत आसान है, आप डेफिनेशन से आपको पता चल रहा होगा, इसका आंसर है पीस रेट सिस्टम। जितना बनाओगे उतना पेमेंट मिलेगा, ठीक है। एम्प्लॉयज गेट अ स्पेसिफिक अमाउंट एवरी यूनिट दे प्रोड्यूस, जितना बनाओगे उतने उस हिसाब से पेमेंट मिलेगी, इसको कहते हैं पीस रेट सिस्टम। Which training method involved placing a trainee in a simulated situation that closely resemble the actual work return? किस प्रशिक्षण पद्धति के एक प्रशिक्षु को एक अनुकरणीय स्थितियों में रखा जाता है जो वास्तविक कार्य वातावरण के काफी करीब होता है? जॉब रोटेशन, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, मेंटरिंग, अप्रेंटिसशिप और प्रोग्राम लर्निंग। थोड़ा टफ है ये, पर इसका सही जवाब है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है। जो बाकी सारे हैं वो एक्चुअल जॉब्स में है, और ये वाला जो है इसमें क्लोजली रिजेंबल द होता है, ठीक है। जो जॉब नियर जॉब ट्रेनिंग इन विच द एम्प्लॉय लर्न एक्चुअल इक्विपमेंट दे विल यूज बट ऑफ द जॉब साइट, असली जॉब में नहीं है पर उसकी जैसी मशीन्स पे उनको रखा जाता है, तो ठीक है, ये इसका सही। The tendency of interviewers to select a candidate who are similar to themselves in their attitude and background is known as।
साक्षात्कारताओं को अपने दृष्टिकोण और पृष्ठभूमि के समान उम्मीदवारों को चयन करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? स्टीरियोटाइपिंग, कंट्रास्ट एरर, हेलो इफेक्ट, सिमिलर टू मी एरर या प्रोजेक्शन एरर। तो ये इसका आपको नाम से पता चला होगा, सिमिलर टू मी एरर, और इसको कहा जाता है सिमिलैरिटी एरर, कि जैसा मैं हूं मैं वैसा ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करूंगा। तो इसको सिमिलैरिटी बायस भी कहा जाता है और सिमिलर टू मी एरर भी कहा जाता है, अपने जैसे व्यक्ति को सिलेक्ट करना। ठीक है, वो उसको लगता है कि मैं ही ठीक हूं, तो मैं अपने जैसा ही सिलेक्ट करूंगा, ऐसे ये होता है इसमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मैटरनिटी लीव फॉर फर्स्ट टू चिल्ड्रन? मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार पहले दो बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि क्या है? 12 हफ्ते, 16, 20, 24 या 26? तो उससे तो बहुत ही आसान है, ये सबको ही पता होगा। ठीक है, तो ये 26 हफ्ते है इसका सही जवाब। 26 हफ्ते की यानी 6 मंथ्स की लीव मिलती है। पहले ये 12 हफ्ते की मिलती थी, अब 26 हफ्तों की पेड मैटरनिटी लीव इसमें दी जाती है। ठीक है, विच थ्योरी ऑफ लीडरशिप इज बेस्ड ऑन द प्रमाइस दैट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड? नेतृत्व के कौन से सिद्धांत इस आधार पर आधारित है कि नेता पैदा होते हैं ना कि बनाए जाते हैं? तो दो थ्योरीज हैं कि लीडर्स आर बोर्न, और एक होते हैं लीडर्स को हम ट्रेन भी कर सकते हैं, लीडरशिप हम सिखाया जा सकती है। तो ये है कि लीडर्स बॉर्न है, तो इनमें से कौन सी है? ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, ग्रेट मैन थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी या ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी, ग्रेट मैन थ्योरी। महान व्यक्ति सिद्धांत कहता है कि लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं इनेट, मतलब कि वो अंदर ही होती हैं किसी आदमी को, उनको सिखाया नहीं जा सकता, वो पैदा ही होता है उसके साथ। ट्रू लीडर्स आर बॉर्न विद द स्पेसिफिक ट्रेट्स एंड नेचुरली मेक देम दे टेक ऑन द लीडरशिप रोल्स। तो ये होती है ग्रेट मैन थ्योरी। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अ ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अनुसार ट्रेड यूनियन के पंजीकृत करने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने की आवश्यकता होती है? 5, 7, 10 या 20 या 50? तो इसका सही जवाब क्या है? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है बी, 7 मेंबर मिनिमम चाहिए आपको किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने के लिए। सेक्शन 4 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, 7 और मोर मेंबर्स में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेंस हैविंग देयर नेम्स टू रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन। अगला देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट व्हाट डज 360 डिग्री फीडबैक रेफर टू? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 360 डिग्री फीडबैक क्या होता है, तत्परता क्या है? फीडबैक फ्रॉम ऑलरेडी इमीडिएट सुपरवाइजर, फीडबैक फ्रॉम पीयर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, पीयर्स फ्रॉम फीडबैक फ्रॉम पीयर्स सुपीरियर सबऑर्डिनेट समटाइम कस्टमर, फीडबैक गिवन कंटिन्यूअसली ओवर 360 डेज, या एम्प्लॉय सेल्फ एवेल्यूशन? इसका क्या आंसर है? वो 360 है, मतलब यार सबसे ले लेते हैं, वो 360 डेज नहीं है। तो उसमें क्या है, जितने भी लोग अवेलेबल होते हैं आसपास उस बंदे के, उसके आसपास, उससे सबसे फीडबैक लिया जाता है कि इसने कैसा काम किया। तो इसका सही जवाब है सी, ऑल राउंड सबसे लिया जाता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स और। ठीक है, तो वेयर एम्प्लॉय रिसीव अनोनिमस मल्टी रेटर, मतलब काफी लोगों से रेटिंग कराई जाती है, फ्रॉम मैनेजर्स, पीयर्स, डायरेक्ट रिपोर्ट, समटाइम एक्सटर्नल सोर्सेज, इन सबसे भी प्रतिक्रिया ली जाती है, फीडबैक ली जाती है किसी बंदे के अप्रेजल के लिए। ठीक, पेमेंट ऑफ वेजेस एनेक्टेड इन विच ईयर? भारत में मजदूरी भुगतान अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1923, 36, 47, 48 या 52? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1936 में किया गया था। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है। ठीक है, इनकी ईयर्स याद कर लेना। 1936 regulates the payment of wages to certain employed person, ensuring timely payment without unauthorized deductions. Which performance appraisal method requires rater to place certain percentage of employees into various performance category? ठीक है, तो कौन सा प्रदर्शन मूल्यांकन विधि रेटर को कर्मचारियों को एक निश्चित प्रतिशत के विभिन्न प्रदर्शन श्रेणियों में रखने की मांग करता है? पेड कंपैरिजन, ऑल्टरनेट रैंकिंग, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड या ग्राफिक रेटिंग स्केल? थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सोच समझ के। इसमें मैं बता देता हूँ कि क्या होता है कि कुछ लोगों को लोअर 10% में रख देते हैं, कुछ को हायर 10% ब्रैकेट में रख देते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से, और बीच में 80% वालों को रख देते हैं। तो इस मेथड को कहा जाता है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, तो टॉप, मिडल और 20, इस तरह से इनको डिवाइड किया जाता है। प्री डिफाइंड कैटेगरीज रहती हैं,
उसके अंदर रखा जाता है। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये कि ऐसे तो जो 10 10 10 10 ऐसे भी बना सकते हैं, टॉप 10, लोअर 10, फिर बीच के 10 10 10, ऐसे 100% को बांट दो, 20 को बांट दो, ऐसे 10 कैटेगरी बना दिए। तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग अ न्यू एम्प्लॉय इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कल्चर। एक नए कर्मचारी को संगठन और उसकी संस्कृति के एकत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रिक्रूटमेंट, इंडक्शन या ओरिएंटेशन, सी प्लेसमेंट या सक्सेशन प्लानिंग या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसका तो बहुत ही आसान है कि जब भी आप नई कंपनी ज्वाइन करते हो क्या होती है, इंडक्शन या ओरिएंटेशन होती है। तो सिंपल सा इसका आंसर है इंडक्शन या ओरिएंटेशन। According to Factories Act 1948, a crèche facility must be provided if number of women workers, कितने एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। तो कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार महिला कर्मचारियां कितनी होनी चाहिए संख्या में, कि क्रच फैसिलिटी अगर इतनी है तो क्रच आपको देना ही देना है। तो 10 वुमेन वर्कर होनी चाहिए, 20, 30, 50 या 100। तो इसका दोस्तों सही जवाब है सी, 30 वुमेन वर्कर्स इसके अंदर मैंडेटरी हैं, ये होना चाहिए, ठीक है। तो अंडर फैक्ट्रीज एक्ट सेक्शन 48, any factory employing more than 30 women workers is required to provide and maintain a suitable room crèche facility for the children under age of 6 years। तो 6 years भी याद रख सकते हो, 48 सेक्शन भी याद रख सकते हो। विच थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सिंप्लीफाइड द मैस्लो हायरार्की, सबको पता है वो 5 होती है नीड थ्योरी, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई करके ईआरजी थ्योरी बना दी थी, एक्सिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ईआरजी की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो एक्सिस्टेंस रिलेटेडनेस, और ये तो कौन सी थ्योरी थी? मैक्लेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स, रूम एक्सपेक्टेंसी, हर्सबर्ग टू फैक्टर, एडेल्फर ईआरजी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी। तो मैंने तो आपको बता ही दिया ईआरजी है। तो इसका सही जवाब है डी, एडेल्फर्स ईआरजी थ्योरी, ठीक है। क्लेटन एडेल्फर ने बनाई थी, मैस्लो को थोड़ा कम कर दिया था, नीचे वाली कंबाइन कर दी थी। एग्जिस्टेंस के लिए सेफ्टी और साइकोलॉजिकल चाहिए, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, तो तीन ही उन्होंने रखी थी इसके अंदर, ठीक है। ठीक है। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्री, व्हाट इज ग्रीवांस? औद्योगिक संबंधों के संदर्भ में शिकायत या ग्रीवांस क्या है? ए डिस्प्यूट बिटवीन टू ट्राइबल ट्रेड यूनियंस, एनी फॉर्मल कंप्लेंट और dissatisfaction expressed by an employee regarding their job or management, the process of hiring new employees, a legal notice sent by governor to employer, notice of closure of a factory। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इसका ग्रीवेंस क्या होगी? एनी फॉर्मल कंप्लेंट या डिससेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस बाय एन एम्प्लॉय रिगार्डिंग देयर जॉब और मैनेजमेंट, उनको बताया जाता है, उसको ग्रीवांस कहा गया है, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, व्हाट इज द करंट स्टैंडर्ड रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय? कर्मचारी भविष्य अधिनियम 1952 के तहत नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा योगदान की वर्तमान मानक क्या है? 8.33% ऑफ वेजेस, बेसिक वेजेस, 10% ऑफ बेसिक वेजेस, 12% ऑफ बेसिक वेजेस, 15% ऑफ बेसिक वेजेस या 20% ऑफ बेसिक वेजेस? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी, 12% ऑफ बेसिक वेजेस। पहले 8.33 थी आई थिंक, अब 12% हो गई है। बेसिक वेजेस और डियरनेस एंड रिलेन, इन सबको ऐड करके इसका 12% जो है वो कंट्रीब्यूशन जाता है ईपीएफ में, बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926? ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू रेगुलेट वेजेस एंड वर्किंग आवर्स, टू प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ trade unions, to prevent strikes, lockout, to provide compensation to workers or accident, to manage their provident fund। ठीक है। तो ये ट्रेड यूनियन एक्ट 19 तब बनाया गया था आजादी से पहले। अगर अपनी हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें यही था कि बेसिकली कि ट्रेड यूनियन को मान्यता दी जाए, उनको रजिस्टर किया जाए, उनके द्वारा स्ट्राइक्स की जाती हैं, उनको वैलिड माना जाए, तो इसीलिए बनाया गया था। तो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियंस, इसका सही जवाब है बी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है। द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉयज करंट और पास्ट परफॉर्मेंस रिलेटिव टू द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। किसी कर्मचारी के वर्तमान या पिछले प्रदर्शन को उनके प्रदर्शन मानकों के सापेक्ष मूल्यांकन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जॉब डिजाइन, जॉब अप्रेजल, जॉब इवेल्युएशन, करियर प्लानिंग या सक्सेशन प्लानिंग? तो दोस्तों इसका सही जवाब है परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसको कहा जाता है। इट इज अ रेगुलर रिव्यू ऑफ एन एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी,
ठीक है। 33 देख लेते हैं। अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ए वर्क्स कमिटी मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग डैश और मोर वर्कमैन। ठीक है, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत डैश या अधिक कारीगरों को रोजगार देने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक कार्य समिति का गठन किया जाना चाहिए। कितने होंगे मिनिमम, तो आपको करना है 20, 50, 100, 250 या 500। ठीक है, तो मिनिमम 100 होंगे। तो वर्क्स कमेटी बनानी कंपलसरी है अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, तो 100 और मोर वर्कमैन होने चाहिए। 34 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, the belief that a particular level of effort will lead to a particular level of performance is called vroom के प्रत्यक्षा सिद्धांत के अनुसार यह विश्वास की प्रयास की एक विशेष स्तर से प्रदर्शन का एक विशेष स्तर प्राप्त होगा क्या कहलाता है? वेलेंस, इंस्ट्रूमेंटालिटी, एक्सपेक्टेंसी, इक्विटी या रीइंफोर्समेंट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है एक्सपेक्टेंसी। तो थ्योरी में ही एक्सपेक्टेंसी है, तो उससे आपको पता चल होगा एक्सपेक्टेंसी इज अ बिलीव दैट एफर्ट ई विल लीड टू एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस पी। अगर एफर्ट डालोगे तो आपका परफॉर्मेंस आएगी ही आएगी पी। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड बैलेंस। ये बाकी दोनों क्या होते हैं ये आप देख लेना, लेकिन एक्सपेक्टेंसी जो होती है कि अगर आप पर्टिकुलर लेवल ऑफ एफर्ट डालोगे तो आपको पर्टिकुलर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जरूर मिलेगी। ठीक है, अगला देखते हैं, द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द पैरामीटर्स ऑफ जॉब इज कॉल्ड। किसी नौकरी के सभी मापदंडों के बारे में जानकारी एकत्रित करने की व्यवस्थित प्रक्रिया क्या कहलाती है? जॉब डिजाइन, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन या जॉब इवैल्यूएशन। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, जॉब एनालिसिस है। इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेक्स्ट, कंटेंट एंड ह्यूमन जॉब रिक्वायरमेंट्स। जॉब एनालिसिस कार्य विशेषण। ठीक है, अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 ग्रेचुटी इज पेबल टू एन एम्प्लॉय ऑन टर्मिनेशन ऑफ हिज आफ्टर ही हैज रेंडर कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ नॉट लेस देन। मिनिमम कितनी उसकी एम्प्लॉय की नौकरी होनी चाहिए, कितने साल की, कि उसको ग्रेचुटी दी जाएगी, उससे कम पे नहीं दी जाती। ये सबको भी पता होगा। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर या 10 ईयर। सही जवाब बताइए इसका। जो लोग काम कर चुके हैं कंपनीज में उनको पता ही है, 5 साल है इसका सही जवाब सी। 5 ईयर्स अगर आपने काम किया है तो आपको ग्रेचुटी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या मतलब है इसका? ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक अनुबंध साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट का क्या तात्पर्य है? लीगली बाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, अनरिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट, मेडिकल इंश्योरेंस फॉर मेंटल हेल्थ, नॉन डिक्लोजर। तो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है कि मतलब कोई रिटर्न में नहीं है, बस हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की, कि अनरिटर्न एक्सपेक्टेशन है कि आपस में हम एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सैलरी टाइम से मिल जाए, ये एम्प्लॉय एक्सपेक्ट कर रहा है, और एम्प्लॉयर कर रहा है कि काम सही से हो जाए। तो ये अनरिटर्न जो एक्सपेक्टेशंस हैं इसको कहा जाता है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज इन इंडिया। कौन सा अधिनियम भारत के कारखानों के श्रमिक के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण का प्रावधान है? ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट या स्टेट एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस एक्ट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो था, ये जब 2020 में कोड्स बने थे, 4 कोड्स हैं आपको पता है लेबर के, ठीक है ना, सारे लॉस को जिसमें असेंबल कर दिया गया, तो उससे पहले फैक्ट्रीज एक्ट देखता था इसको। अब ये देखता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, इसके अंदर का दिया आता है। पहले फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर था जब इंटीग्रेशन से पहले, तो इसको हम OSHW भी कई लोग ऐसे याद करते हैं। तो ये कोड है 2020 का, इसके तहत आता है अभी। ठीक, ओ सॉरी।
हाँ, जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नौकरी विस्तार का परिभाषित क्या है, मूविंग एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, गिविंग एम्प्लॉय मोर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ जॉब बाय एडिंग मोर टास्क ऑफ सिमिलर नेचर, प्रमोटिंग एम्प्लॉय टू हाई डेजिग्नेशन, रिड्यूसिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ एन एम्प्लॉय। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी, एक्सपेंडिंग। अनलार्ज से पता चल रहा है बढ़ाना, किसी चीज को विस्तार करना। एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ ए जॉब बाय एडिंग मोर टॉक्स ऑफ सिमिलर नेचर, सिमिलर जो काम कर रहे हो आप उससे रिलेटेड टास्क आपको दिए जाते हैं, उसको कहा जाता है जॉब एंड लार्ज। अब आते हैं हम हॉट स्टोव रूल के ऊपर, हॉट स्टोव नियम के ऊपर, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि किसी हॉट गर्म तवे को आप छूते हो तो इंस्टेंट रिग्रेट होता है आपको, लेकिन आपको गलती पता है कि आप ही की है और किसी की नहीं है, कि आपने गर्म को क्यों छुआ भाई, ठीक है ना। तो इसी के बेसिस पे एक थ्योरी प्रस्तावित की गई थी जो कि एचआर में रिलेटेड है। वो किसने की थी, डगलस मैकग्रेगर, फ्रेडरिक टेलर, एल्टन मेयो, अब्राहम मैस्लो, हेनरी फेयल। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता देता इसका आंसर, अगर आपने ढंग से सुना है तो इसका आंसर आपको पता होगा। ये डगलस मैकग्रेगर की हॉट स्टोव थ्योरी है, कि उसमें क्या कहता है कि आपको जो पनिशमेंट स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा बनाना है कि किसी एम्प्लॉय जो गलती करता है उसको इंस्टेंट पनिशमेंट मिले, और उसको ये ना लगे कि भाई हाँ किसी और की गलती की सजा मुझे मिली, भाई मेरी ही गलती थी इसलिए मुझे मिली। जैसे आप हॉट स्टोव को छूते हैं तो आपको पता है मेरी गलती थी यार, मैंने क्यों छुआ इससे, तो वैसे ही आपको पता चला कि मैंने ये रूल तोड़ा इसलिए ये मेरे को सजा मिली है। तो ये डगलर मैकग्रेगर की थी हॉट स्टोव रूल, ठीक है। तो एनालॉजी दी गई थी हॉट स्टोव की, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, ठीक है। इमीडिएट वार्निंग मिलनी चाहिए, जो कि कंसिस्टेंट होनी चाहिए, बार बार मिलनी चाहिए, और इम्पर्सनल होनी चाहिए अगर आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। विच एक्ट प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू वर्कमैन और देयर डिपेंडेंट्स इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, कौन सा अधिनियम औद्योगिक दुर्घटनाओं के मामलों को कामगारों या उनके आश्रितों को मुआवजा का भुगतान प्रावधान रखता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ईएसआईसी एक्ट, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट, या पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है। इसका सही जवाब है दोस्तों डी, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट, ठीक है। तो कोई दुर्घटना होगी तो कॉम्पनसेशन चाहिए, तो इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। 1923 है, इसको कहा जाता है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट, पहले से वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट भी कहा जाता था, ठीक है। तो अगर एक्सीडेंट होता है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट तो इसमें ये भुगतान करते हैं मुआवजे का, ठीक। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपने नहीं देखा ना इसको डिटेल में पढ़ लेना एक बारी, हर बारी क्वेश्चन इससे पूछते हैं ये। वॉज इंट्रोड्यूस बाय किस, सिंपल क्वेश्चन दे दिया मैंने कि किसने ये बताया था, हेनरी फयोल, एफ डब्ल्यू टेबल, पीटर ड्रकर, मैग्रस, डगलस मैकग्रेगर, या एल्टन मेयो। मैंने आसान दे दिया, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना एमबीओ को, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं इस पे हर बारी। पीटर ड्रकर इसका सही जवाब है, ठीक है। तो इन्होंने 1954 में अपनी बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो इट अलाइंस विद एम्प्लॉयज गोल्स विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को एक साथ एक जगह रेखांकित करता है, ठीक है। पीटर ड्रकर इसका सही जवाब है। अगला देख लेते हैं 43, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है कैंटीन मस्ट बी प्रोवाइडेड इफ फैक्ट्री एम्प्लॉयज मोर देन 100, कैंटीन कितने मिनिमम वर्कर्स हैं तो फैक्ट्रीज एक्ट के अनुसार देनी, उपलब्ध करानी अनिवार्य है, 50, 100, 150, 250 या 500, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 250 वर्कर्स मिनिमम है। तो सेक्शन 46 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स, एनी स्पेसिफिक फैक्ट्री में 250 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ए कैंटीन मस्ट बी प्रोवाइडेड, तो 250 वर्कर इसका सही जवाब है सेक्शन 46 के अनुसार। विच ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर एसेंशियली वॉयलेट द यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड होती है ना, चेन ऑफ कमांड, एक के नीचे एक ऐसे डेजिग्नेशन होती हैं, तो उसको कौन सा इनमें से वॉयलेट करता है, डुअल लाइंस को, कौन सा संगठनात्मक संरचना दोहरी रिपोर्टिंग की लाइन को कारण कमांड की एकता का सिद्धांत का उल्लंघन करता है, दोहरी रिपोर्टिंग होती है उसमें, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर, या नेटवर्क स्ट्रक्चर। बहुत ही आसान है ये, ठीक है। मैट्रिक्स आपको पता होगा कि क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनाते हैं हम इसमें, क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनाई जाती हैं इसके अंदर, इसके अंदर, तो इस वजह से इसका सही जवाब है मैट्रिक्स। तो क्रॉस फंक्शनल टीम्स की वजह से दोहरी दो लाइन ऑफ रिपोर्टिंग हो जाती है, एक अपने डिपार्टमेंट हेड को और एक टीम के हेड को, तो इस वजह से इसको ये वॉयलेट करता है, ठीक है। फंक्शनल मैनेजर भी होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर को भी होता है, इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड को ये वॉयलेट करता है।
strike called by workers without an official approval or authorization of trade union is known as श्रमिकों द्वारा अपनी ट्रेड यूनियन की आधिकारिक मंजूरी या प्राधिकरण के बिना बुलाई गई हड़ताल को क्या कहा जाता है? जनरल स्ट्राइक, सिट डाउन स्ट्राइक, वाइल्ड कैट स्ट्राइक, सिंपैथी स्ट्राइक या हंगर स्ट्राइक। तो इसका दोस्तों जवाब है सी, वाइल्ड कैट। ठीक है, तो वाइल्ड कैट स्ट्राइक इज अ वर्क स्टॉपेज अंडरटेकन बाय एम्प्लॉइज विदाउट कंसेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड यूनियंस। इट इज ऑफन स्पॉन्टेनियस, एकदम सही हो जाती है। मिनिमम होता है ना 15 कुछ महीने, 1.5 महीने, या मैं भूल रहा हूँ, उतने मिनिमम डेज आपको नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद आप स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये बिना उस कंसेंट के है, तो इसको वाइल्ड कैट स्ट्राइक कहा जाता है। ठीक है, under which wage incentive plan is a standard fixed time for a job and a bonus is paid as a percentage of time saved to time allowed। very difficult question है ये। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि इस मजदूरी प्रोत्साहन योजना के तहत नौकरी के लिए एक मानक का समय तय किया जाता है और बोनस का भुगतान बचाए गए समय और अनुपात समय अनु अनुमत समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है। हेस्ले प्रीमियम प्लान, रोवन प्लान, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, एमर्सन एफिशिएंसी प्लान, गांट टेस्ट बोनस प्लान। थोड़ा सोच लो, डिफिकल्ट है वैसे, मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा ये, तो मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है रोवन प्लान। ठीक है, तो अंडर दिस द बोनस इज कैलकुलेटेड एज प्रोपोर्शन ऑफ टाइम टेकन टू द स्टैंडर्ड टाइम। कितना टाइम आपने लिया और कितना आपको लेना चाहिए था, उसके रेशियो के हिसाब से आपको दिया जाता है कि टाइम कितना सेव किया आपने। तो बोनस का ये फॉर्मूला है टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इंटू टाइम सेव इंटू आवरली रेट। जितना टाइम आपने सेव किया उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। रोवन प्लान इसका सही आंसर है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं मानता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन ऑफ जॉब ट्रेनिंग मेथड? निम्नलिखित में से कौन सा ऑफ जॉब प्रशिक्षण विधि माना जाता है? जॉब रोटेशन, मेंटरिंग, रोल प्लेइंग, कोचिंग या अंडर स्टडी। तो आप जॉब पे नहीं हो, काम नहीं कर रहे हो, पर आपको ट्रेनिंग मिल रही है, उस मेथड इनमें से कौन सा है? तो चार इसमें से ऐसे हैं जो ऑन ऑफ जॉब है, एक नहीं है। ठीक है, चार इसमें से ऑन जॉब है और एक ऑफ जॉब है, तो वो कौन सा है वो आपको बताना है। इसका सही जवाब है सी, रोल प्लेइंग। जो है उसमें आप रोल बना लेते हो कि आप मैनेजर हो, आप एक एम्प्लॉय हो। रोल प्ले एक स्किट की जाती है कि आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। ठीक है, ये एमबीए में हमें भी बहुत बारी कराई गई थी। रोल प्लेइंग होती है, तो इसलिए ये ऑफ जॉब है, इसमें आप कोई काम नहीं कर रहे हो, जॉब के जैसे सिमुलेटेड कंडीशंस बनाई गई हैं। ठीक है, सिमुलेटेड कंडीशंस आएंगे। ठीक है, जोहरी विंडो फ्रेमवर्क इज एन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज प्राइमली यूज फॉर। संगठनात्मक व्यवहार में जोहरी विंडो का ढांचा का मुख्य रूप किस रूप से उपयोग किया जाता है? Evaluating financial performance, improving self-awareness, mutual understanding within the group, calculating job evaluation points, determining the optimal span of control, conducting ergonomic workplace analysis। तो इसका सही जवाब क्या है? तो जोहरी विंडो जो है ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, इंप्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद इन अ ग्रुप। ठीक है, तो इसका उपयोग व्यक्तियों को खुद के साथ और समूह के अन्य सदस्यों के साथ अपने संबंधों को बेहतर ढंग से समझने की मदद के लिए किया जाता है। ठीक है, तो और ये बनाया गया था जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम द्वारा। उनकी जो लोगों की रिलेशनशिप है ना आपस में और अपने आप को समझने में, उसके लिए ये बनाई गई थी जोहरी विंडो। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एन अप्रोच वेयर बोथ पार्टीज गिव अप समथिंग टू रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट इज कॉल्ड। संघर्ष प्रबंधन यानी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में वह दृष्टिकोण क्या कहलाता है जहां दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से स्वकीय समझौते तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, कि थोड़ा तो आप छोड़ो, थोड़ा मैं छोड़ता हूं। फोर्सिंग, अवॉइडिंग, एकोमोडेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग या ई कोलैबोरेटिंग। तो ठीक है, इसमें सीधा ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, थोड़ा आप छोड़ो थोड़ा हम छोड़ रहे हैं, उसका आंसर है कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइज समझौता कर रहे हैं। ठीक है, वह स्थिति है जो पक्ष वह सब कुछ नहीं पाता जो वो चाहता है, बल्कि संघर्ष को सुलझाने के लिए रियायतें देनी पड़ती हैं, उसमें सहमत हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 टोटल नंबर ऑफ डिडक्शन ऑफ वेजेस इन वेज पीरियड नॉर्मली शुड नॉट एक्सीड व्हाट परसेंटेज?
ठीक है। मजदूर भुगतान अधिनियम 1936 के तहत मजदूरी अवधि के में मजदूरी से कुल कटौती सामान्यतः कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 20% है और कोऑपरेटिव्स के लिए 50%। ये ऑप्शन है, आप इनमें से देख के बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है सामान्यतः 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कोऑपरेटिव्स के केस में 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सी इसका सही जवाब है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत अंडर सेक्शन 7(3) ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट डिडक्शन शुड नॉट exceed 50% ऑफ द वेजेस एक्सेप्ट इन केसेस वेयर डिडक्शन पार्शली और मेड फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक, तो ये थे 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है। उससे पहले यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा और जो है मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ इसमें से काफी क्वेश्चंस और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर दिखने वाले हैं। तो अब वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियोस मेंस के लिए भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। तो वही रिवॉर्ड भी है मेरा इतनी मेहनत करने का। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अब आ जाते हैं हम आखिरी क्वेश्चन से, जिसका कि आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि आपके अपने कितने नंबर बने 50 में से। इस पूरे टेस्ट में आपने अगर साथ साथ किया है तो, या कितने क्वेश्चंस आपको अंदाजन आते थे। ठीक है, तो 35 से 40 आपका टारगेट है। आपके कितने आए ये मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है ना। तो साथ में एक क्वेश्चन ये भी है, अकॉर्डिंग टू इब्राहिम मैस्लोस थ्योरी ऑफ नीड्स which of the following correctly sequence individual structure needs starting from the lowest level to the highest level। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, मैस्लो पिरामिड आपको मैंने पहले भी बताया 5 लेवल होते हैं उसके अंदर। तो नीचे से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए इनमें से क्या सही ऑर्डर है इस इस हायरार्की ऑफ नीड्स का, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे अपने मार्क्स के साथ। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं मार्केटिंग के भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैंने दोस्तों खुद क्रेडिट के 2 बारी, पीएनबी के और आरबीआई के एसओ का जो है वो क्लियर किया था। पीएनबी का 2 बारी क्लियर किया था, तो मेरे को बेसिक आइडिया है एमबीए से रिलेटेड वो क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं और ये सब मैंने पढ़ा हुआ है। तो मैं अगला वीडियो आपके साथ मार्केटिंग का शेयर करने वाला हूं। पीवाईक्यूज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन 50 मैंने उसके लिए बनाए हैं। तो अगर आप मार्केटिंग वाला देख रहे हैं पेपर, तो उसके लिए भी आप मेरे साथ अगले वीडियो में जुड़ सकते हैं। और आईटी का भी मैं कोशिश करूंगा कि इस वीक के अंदर आपके साथ शेयर कर दूं एग्जाम से पहले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एज ऑलवेज हैप्पी लर्निंग।